आज देखिए राजस्थान के हनुमानगढ़ में आखिर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। इथेनॉल की फैक्ट्री को लेकर यह बवाल हो रहा था। किसानों पर पुलिस ने उसके बाद लाठीचार्ज किया है। जब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, किसानों ने फिर आग लगा दी, गाड़ियां फूंक डाली, जितने वाहन मौजूद थे उनमें आग लगा दी। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं राजस्थान के हनुमानगढ़ की है। यहां इथेनॉल का प्लांट लगना था, उस प्लांट लगने का विरोध कर रहे थे किसान और आरोप यह है कि दीवार खड़ी करके प्लांट का निर्माण किया जा रहा था। तो किसानों ने ट्रैक्टर लाकर उस दीवार को तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच यह हिंसा और आगजनी हुई। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, आपको सीधे लिए चलता हूं बिहार। अब बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा शुरू है। योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर बिहार की कानून व्यवस्था है। सम्राट चौधरी के शपथ लेने के बाद से ही यह कहा जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर और आई है बिहार के दानापुर से। मोदी और नीतीश पर जो गाना बना और पीएम मोदी का स्टाइल जो गमछा घुमाने वाला है, वो राम कृपाल यादव करते नजर आ रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल हो गया है। बिहार चुनाव के बाद, जीत के बाद भी वो गमछा घुमा रहे थे और अब देखिए जरा बीजेपी के नेता दानापुर में उसी गाने पर उसी अंदाज में गमछा घुमा रहे हैं। अब देखिए जरा योगी स्टाइल में बिहार में बुलडोजर चल रहा है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद लगभग 100 से ज्यादा जगहों पर बुलडोजर चल चुका है। और देखिए इस बुलडोजर एक्शन का वहां विरोध भी हो रहा है। ये शख्स जो बीजेपी को वोट देता था, इस कदर गुस्सा और नाराज हो गया बुलडोजर के बाद कि इसने अपनी चोटी काट ली जो 10 साल से रखी थी। मैं ये गिरिराज सिंह से भी कहता था कि मैं गिरिराज सिंह हूँ अपने आप को, लेकिन मैं आज टिक्की से उबिया गया हूँ और मुझे गमछा भी पसंद नहीं है। मुझे बस चले तो मैं ये काला कुर्ता को भी बना सकता हूँ, मुझे कहीं दीजिए मैं टिक्की भी काट दूँ। कट्टर थे, हर एक फुल सपोर्टर थे, हर एक चीज के सपोर्टर थे, सब चीज के सपोर्टर थे। लेकिन हम 29 में बताएंगे या सरकार से, और 29 से पहले हम चैलेंज करते हैं। ये टिक्की में रख रहे हैं कम से कम 10 साल से, और ये टिक्की हटाने का काम अभी करेंगे। कोई भाई कैसी है बोलिए, अभी हम हटाएंगे। बोलिए किसी के पास है कोई भी सामान, हम अभी हटाएंगे।
मुझे चिक्की से ठग गए हैं और चिक्की वाला सरकार से हम ठग गए हैं। इस शख्स ने जो 10 साल से चोटी रखी थी, बुलडोजर एक्शन के बाद अपनी चोटी काट ली है। टिक्की लेकर चले जाइए, मेरा घर ले लिए है तो मेरा टिक्की भी ले जाइए आप। ये टिक्की मेरा शान था। मैं ये गिरिराज सिंह। अब देखिए, बेगूसराय के अलावा किशनगंज में बुलडोजर चल रहा है। ये वो तस्वीरें, हर जिले में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इसका विरोध भी हो रहा है। योगी स्टाइल में बुलडोजर तो चल रहा है, लेकिन बिहार में विरोध अलग किस्म का हो रहा है। बुलडोजर चला तो पत्थरबाजी शुरू हो गई, लोगों ने जेसीबी पर पत्थर चलाने शुरू कर दिए। ये आप देख रहे हैं, जेसीबी का शीशा तोड़ दिया गया है और ये किशनगंज में जेसीबी पहुंची थी एक्शन के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए। देखिए, लोगों ने पत्थरबाजी की। ऐसे ही बुलडोजर देखिए पटना चला है, पटना में भी अतिक्रमण हटाया गया, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, हर जिले में एक्शन हो रहा है। लेकिन बिहार में खासकर पहली बार इस तरह का बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इसलिए विरोध भी ज्यादा निकल कर आ रहा है। तो देखिए, सर्दी के मौसम में बुलडोजर चल रहा है, तो एक शख्स जिसके घर पर बुलडोजर चला उसे सुनिए। बीवी बाल बच्चा क्या करेगा? भोजन काले और या तो हम राजभवन में जाकर बाले पूछे भोजन खाकर सुन जाकर उसके बाद बुलडोजर को जान मार दीजिए, हम लोग का खानदाने उड़ा दीजिए। गरीब का कोई नहीं है सरकार, अमीरों का सरकार है। पैसा वाला पैसा कमा रहा है, कोई कमाईते खाते में जिंदगी नर्क किए हुए। बुलडोजर चला गया, पैसे परिवार को गोली से उड़ा दीजिए, न रहेंगे न करेंगे। पहले सड़क पर जिए, सड़क पर जीना, सड़क पर मरना। बाबूजी के पुदेना जाता तो हम सड़क पर जीते कि बाबूजी के पुदेना में जीते? तैयारी करिए कि अभी तक बरस नहीं किया, गीला सिकवा, इसलिए गीला सिकवा कि मेरा बीवी बाल बच्चा क्या करे। अब सोचिए, बुलडोजर एक्शन जब बिहार में हो रहा है, इस पे अच्छा खासा बवाल देखने को मिल रहा है। ये देखिए, सीतामढ़ी की तस्वीर है, यहां भी लोग विरोध करने उतर आए। और सीतामढ़ी के अलावा ये तो बुलडोजर एक्शन की बात थी, लेकिन एनकाउंटर भी हो रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा बिहार में शुरू हो गया है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत नामी बदमाश ढेर किया गया है। ये जिसे आप देख रहे हैं, ये फरार था रंगदारी मांगने के मामले में, बैंक कर्मी से रंगदारी मांग रहा था। इसका नाम राकेश कुमार है। राकेश का एनकाउंटर हो गया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी आज कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ले रहे थे। कानून व्यवस्था को लेकर पहले कई ऑर्डर जारी कर चुके हैं, चाहे वो घुसपैठियों को लेकर हो। पुलिस उसके बाद से लगातार ड्राइव चला रही है। लेकिन जिस तरह बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, उसी तरह यूपी में भी ऑपरेशन लंगड़ा तब से चल रहा है जब से योगी ने कमान संभाली है। अपराधियों को दुरुस्त करने का सीधा इलाज ऑपरेशन लंगड़ा है। ये देखिए, औरैया की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रायबरेली की तस्वीर है, ये मेरठ की देख रहे हैं।
माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। इन माफियाओं की उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। अपराध करने वाले या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। यूपी में जैसे अपराधियों पे गिरती है योगी की गाज, वैसे ही हिसाब अब बिहार में होने लगा है। सम्राट के गृह मंत्री बनते ही बिहार में योगी स्टाइल में अपराधियों का इलाज हो रहा है। जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। जैसा ऑपरेशन लंगड़ा यूपी में चल रहा है और अपराधी दहशत में हैं, वैसा ही ताबड़तोड़ एक्शन बिहार में भी चल रहा है। अब तक 4 बड़े गैंगस्टर का एनकाउंटर हो चुका है और सम्राट चौधरी ने योगी के अंदाज में अल्टीमेटम दे दिया है कि अपराधी सुधरेंगे नहीं तो ठोक दिए जाएंगे। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। तो पहले बिहार में लागू हुआ बुलडोजर एक्शन और अब ऑपरेशन लंगड़ा। देखिए जरा, यूपी की तरह बिहार में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा लागू कर दिया। बिहार पुलिस अपराधी माफियाओं पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। पटना में पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर नामी अपराधी को पकड़ा और ढेर कर दिया। नामी बदमाश राकेश कई दिनों से एक बैंक कर्मचारी को परेशान कर रहा था। वो पटना के बैंक कर्मी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था। बैंक कर्मी ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस अपराधी की तलाश में जुट गई। तभी बैंक कर्मी को डराने की नियत से बदमाश राकेश फायरिंग करने पहुंचा था। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन अपराधी राकेश सरेंडर करने के बजाय फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश राकेश कुमार के पैर में गोली लगी। फिलहाल जख्मी बदमाश को इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती किया गया है और बदमाश राकेश पर रंगदारी, फिरौती, वसूली और लूट के कई केस दर्ज हैं। और बिहार पुलिस को लंबे वक्त से बदमाश राकेश की तलाश थी। बदमाश के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल और सिम भी बरामद हुआ। राकेश के कुछ साथी भी बैंक कर्मचारी से रंगदारी मांगने और धमकाने में शामिल हैं। बिहार पुलिस उनकी तलाश कर कड़े एक्शन की तैयारी में है। सम्राट के गृह मंत्री बनने के बाद बिहार में चौथा बड़ा एनकाउंटर है। सुनिए जरा पटना के एसएसपी क्या कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। जानकारी मिली और एसटीएफ का सहयोग लिया गया और उनके सहयोग से एक व्यक्ति रंजन को पकड़ा गया और उसकी निशानदेही भी पता चला कि जो दूसरा व्यक्ति है जो गोली चलाने और धमकी देने वाली बात में आया था वो यहाँ फिर से आया हुआ है घटनास्थल के पास में और वो डराने के लिए, फायरिंग करने की घटना के लिए आया हुआ है। वो जब पुलिस को देखा तो वो डर गया और भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस से फायरिंग किया। पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, बताया गया कि पुलिस है और एक हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन वो माना नहीं और फिर से फायरिंग किया। उसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करना पड़ा, जो उसके पैर में गोली लगी है। कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता। जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपराध करने वाले या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें, नहीं तो पुलिस कानून के तहत जो कार्रवाई करनी है वो करेगी और वो कार्रवाइयां हो रही हैं। एनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा। खुला छूट प्रशासन को है। जिस स्थिति से निपटना चाहे, अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट। अपराध किए हो सरेंडर करो, जेल जाओ। अगर जेल नहीं जाओगे और हठधर्मिता करोगे, पुलिस पर हमला करोगे तो निश्चित रूप से गोली का सामना करना पड़ेगा। बट एब्सोल्यूट पावर है, जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार है, तो सरकार रक्षा करने में सक्षम क्यों नहीं है? यह बहुत बड़ा सवाल है और जनता सवाल पूछ रहा, हम लोग सवाल पूछ रहे। बड़ी बात यह है कि बिहार में योगी वाला इलाज हो रहा है। जैसे योगी ने कानून व्यवस्था को संभाला है वो वाला स्टाइल अपनाया जा रहा है। इससे अपराधी पर लगाम लगती है और अपराधियों में खौफ पैदा होता है। योगी आदित्यनाथ अभी भी, क्योंकि यूपी बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश, तो योगी अभी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर लगातार एक्शन मोड में रहते हैं। ये योगी का काफिला आप देख रहे हैं। योगी आज वाराणसी, आजमगढ़ और बरेली में थे। यूपी में जैसे जैसे अपराधियों पर लगाम लग रही है, वैसे वैसे अपराधी
नए नए अपराधों में शामिल हो रहे हैं। यह तस्वीर देखिए जरा, मथुरा की तस्वीर है। मेड़ मेड़ जो पुलिस आपको जाते नजर आ रही है, अपराधी खोज रही है। ये मथुरा की तस्वीर है। देखिए गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस गांव में चली जा रही है, अंदर मेड़ मेड़ अंदर जा रही है, खेतों के बीच से जा रही है। ये अपराधी खोज रही है, क्योंकि अपराधी अपने अपराध करने का तरीका बदल लेते हैं। जैसे पहले लूट हुआ करती थी, अब साइबर लूट शुरू कर दी है। यूपी में कैसे साइबर लूट हो रही है, जिस पर ऑपरेशन करने जा रही है योगी की पुलिस, ये देखिए जरा। मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से लूट हो रही थी। वेलकम टू मिनी जामताड़ा। जामताड़ा का नाम अगर आपने सुना हो, यही हो रहा था यूपी में। झारखंड का जामताड़ा साइबर जालसाजों के लिए कुख्यात है। यूपी में मथुरा का एक गांव भी साइबर ठगों का अड्डा बन गया। इसलिए मथुरा के देवसिरस गांव के लोग मिनी जामताड़ा कहते हैं इसे। यहां के ठग पलक झपकते ही लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, और जब तक पुलिस को सूचना मिलती है साइबर जालसाज फरार भी हो जाते हैं। ऐसे साइबर अपराधियों के खिलाफ योगी की पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। सोचिए, इसमें 4 सीओ, 12 इंस्पेक्टर, 300 पुलिस वालों की टीम इस ऑपरेशन में लगी। मिनी जामताड़ा समेत 4 गांवों की भारी पुलिस फोर्स ने इनकी घेराबंदी की। सुबह लोगों की आंख खुल पाती उससे पहले ही पुलिस दरवाजे पर थी। पुलिस ने गांव के अंदर आने और बाहर जाने के सारे रास्ते पहले सील किए। इससे संदिग्धों को बचने या भागने का कोई मौका नहीं मिला। पुलिस घंटों तक घरों, खेतों, संदिग्ध ठिकानों की तलाशी लेती रही, और बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री, संदिग्ध मोबाइल और डिजिटल उपकरण मिले। पुलिस की टीम ने 42 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, और साइबर सेल की टीम बरामद मोबाइल और दस्तावेजों का विश्लेषण कर रही है। जिनका नाम या मोबाइल नंबर किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन से जुड़ा पाया जाएगा, उन पर कड़ा एक्शन होगा और मिनी जामताड़ा का ठगी नेटवर्क खत्म किया जाएगा। सुनिए जरा मथुरा के एसपी क्या कह रहे हैं इस पर। चारों गांवों को सभी तरफ से आने जाने वाले रास्तों को घेरकर आज यहां पर सर्च का ऑपरेशन किया गया है, जिसमें काफी आपत्तिजनक इनके पास से बरामद हुई हैं वस्तुएं। कुछ मोबाइल फोन सस्पेक्टेड प्राप्त हुए हैं। लगभग 42 लोगों को जो संदिग्ध थे उनको अभी हिरासत में लिया गया है। इनको अलग अलग टीमें अभी पूछताछ कर रही हैं। साइबर की टीम भी देख रही है जो डाटाबेस है उसमें से कितना मैच कर रहा है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। और सिर्फ इतना नहीं, पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी यूपी में यह भी है कि सिर्फ अपराधी को पकड़ना नहीं है, उसके बाद बड़ा चैलेंज और चुनौती है उन्हें सजा भी दिलानी है। इसकी एक नजीर आज सामने आई। तस्वीर आप देख रहे हैं, बहराइच में हिंसा हुई थी पिछले साल जब विसर्जन यात्रा निकल रही थी। इस बीच इस शख्स ने यह झंडा उतारकर दूसरा झंडा फहराया था, जिसके बाद इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देखिए, इस युवा की मौत हुई थी, इसका नाम राम गोपाल है। उसके बाद बहराइच में हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई। आज दरअसल बहराइच मामले में फैसला आना था, रामगोपाल की हत्या मामले में। बहराइच में सुबह से पुलिस बढ़ा दी गई थी और चप्पे चप्पे पर फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग हो रही थी। और देखिए, सजा सुनाए जाने से पहले आरोपी पुलिस वैन में लाए गए और आरोपी खुद को बेगुनाह बता रहे थे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। यही सब करिए कैसे कह दिया हमने किया, अरे भाई दिखाया गया। आपने कैसे कह दिया हमने पछतावा किया है? हमने जब कुछ किया ही नहीं तो पछतावा कहाँ से? सीसीटीवी में टूटा गया मेरी दुकान। तो आरोपी कह रहे थे उन्होंने कुछ किया नहीं, तो उन्हें पछतावा किस चीज का होगा। पत्रकार पूछ रहे थे आपको अपने किए पर पछतावा है। तो देखिए जरा, दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है रामगोपाल जिनकी हत्या की गई थी, और यह है सरफराज जिसको खिलाफ फैसला सुनाया गया और सजाए मौत सुनाई है कोर्ट ने। जरा, यूपी के बहराइच में विसर्जन यात्रा के दंगे पर यह बड़ा फैसला आया है। हत्या के आरोपी सरफराज को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई,
जबकि 9 दूसरे दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। बहराइच में अक्टूबर 2024 में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में हिंसा हुई। जुलूस के दौरान डीजे पर बजते गानों को लेकर विवाद शुरू हुआ और इसी विवाद में हुई फायरिंग का शिकार 22 साल के रामगोपाल हुए। रामगोपाल मिश्रा को गोली लगी और मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड से बहराइच से लखनऊ तक भारी हंगामा और बवाल हुआ। मृतक की पत्नी ने सीएम योगी से आरोपियों को फांसी देने की मांग की थी और योगी ने भी कड़ी कार्रवाई और इंसाफ का भरोसा दिया था। योगी और उनकी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सारे सबूत जमा किए। 11 जनवरी 2025 को कोर्ट में इस केस की चार्जशीट दाखिल हुई और 18 फरवरी को रामगोपाल हत्याकांड के दोषियों पर आरोप तय हुए। 12 गवाहों की गवाही के बाद 21 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया। 14 महीने के अंदर ट्रायल भी पूरा हुआ और फैसला भी आ गया है और कोर्ट ने फांसी की सजा सरफराज को सुनिए जरा अब पीड़ित क्या कह रहे हैं इस पे। आज हमारे पति हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जहाँ भी होंगे देख रहे होंगे, उनको भी बहुत सुकून मिल रहा होगा कि 10 में से किसी को तो सजा मिली, किसी को तो फांसी हुई और तो 9 लोगों को तो जीवन कारावास हुई है, जेल में सड़ेंगे। बहुत खुश हैं, कम से कम उसको तो फांसी हुई क्योंकि मेन वही था, उसी ने मेरे पति को मारा था। जो भी हमने गुहार लगाई थी योगी बाबा से, उन्होंने पूरी कर दी। तो देखिए, एक तरफ अपराध पर लगाम लगाना भी जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कोई अपराध करके निकल ना जाए यह भी देखना है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे जहां जनता दर्शन हो रहा था, जनता दरबार लगा था और लोगों की समस्याएं सुन रहे थे योगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी के एक ऑर्डर पर पुलिस घुसपैठियों को खोज रही है जो बाहर से आए हैं, यूपी में रहते हैं, छिपकर और अपराध करते हैं और फरार हो जाते हैं। चेक करा दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आके यहाँ अपने दस्तावेज चेक करा दीजिए। अरे रह रहे हैं लोग, आप लोग जरा यहाँ आ जाइए गाड़ी के पास, अपने दस्तावेज आधार कार्ड वगैरह लेके चेक करा दीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आके यहाँ अपने दस्तावेज चेक करा दीजिए। और अब देखिए, इसी तरह की सर्च ऑपरेशन उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में हो रहे हैं। ये मऊ की तस्वीर और अलीगढ़ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र लेकर पुलिस के सामने आ रहे हैं और पुलिस उनकी जांच पड़ताल कर रही है। कहाँ रहती है? और इसीलिए देखिए, जरा अलग अलग राज्यों में एसआईआर हो रही है, घुसपैठियों की पहचान हो रही है और राज्यों के सीएम आमने सामने हैं। गृह मंत्री भी निशाने पर हैं। गृह मंत्री ने कल क्या कहा, उस पर आज ममता बनर्जी क्या कह रही है, देखिए जरा। गृह मंत्री ने कल कहा, घुसपैठियों को लेकर यूपी के सीएम और अमित शाह काफी सख्त हैं। शाह ने कहा, देश में एक भी घुसपैठिए को हम रहने नहीं देंगे, हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। नाम लिए बिना शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, टीएमसी के लोग आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो बिहार में तो साफ हो गया कि अब बंगाल में भी हार जाओगे अगर घुसपैठियों को बचाया। देश में घुसपैठिए तय नहीं करेंगे कि कौन पीएम और सीएम बनेगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर योगी ने भी कड़ा प्लान बनाया है। सोचिए, यूपी के 17 से ज्यादा शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। कानपुर, वाराणसी, आगरा समेत 17 नगर निगम में डिटेंशन सेंटर बन गए। गोरखपुर में तो घुसपैठियों के लिए हाईटेक डिटेंशन सेंटर बन गया है। एसआईआर और घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को सीधी चुनौती दे रही है ममता। एक रैली में ममता ने गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान भी दिया। ममता ने कहा, गृह मंत्री खतरनाक हैं, शाह की आंखों में दहशत है, उनकी एक आंख में दुर्योधन तो दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा। एसआईआर के नाम पर ये लोग मां बहनों के अधिकार छीन लेंगे। वो चुनाव के दौरान यहां दिल्ली से भी पुलिस बुलाएंगे। महिलाओं, आपके नाम काटे गए तो आपके पास किचन के बर्तन हैं, इनसे लड़िए, मगर अपने नाम को लिस्ट से कटने मत देना। महिलाएं आगे आकर लड़ेंगी, पुरुष इनके पीछे रहेंगे, ये ममता बनर्जी ने कहा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं गृह मंत्री और ममता बनर्जी। আমি এখনো ফর্ম ফিলআপ করিনি। मैं कोई एसआईआर फॉर्म नहीं भरने वाली। क्या मैं देश की नागरिक नहीं हूँ? मैं 3 बार केंद्र में मंत्री रही, 7 बार सांसद चुनी गई, बंगाल के लोगों के आशीर्वाद से 3 बार से बंगाल की सीएम हूँ। आम नागरिकता के बहाने मेरा अपमान करते हैं। क्या मैं यहाँ की नागरिक नहीं हूँ? कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है
जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, वो घुसपैठ ये तय करेंगे कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है। और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना चाहिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक तानाशाह है। तानाशाह है वो आर्मी चीफ मुनीर का बदला, और सोचिए हामिद भी जेल चले गए। देखिए जरा कौन कौन जेल पहुंचाया जा चुका है मुनीर के राज में। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इमरान खान पहले से जेल में है। इमरान खान के राज में जो आईएसआई चीफ रहे, अब वो भी जेल पहुंच गए। पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद पर गद्दारी का आरोप लगा है। इमरान के करीबी फैज हामिद को 14 साल की सजा सुनाई गई है। आईएसआई के हेड रहे किसी शख्स को पहली बार ऐसी सजा मिली है। पूर्व आईएसआई चीफ फैज हामिद पर कोर्ट मार्शल चला। फैज हामिद पर आईएसआई के डायरेक्टर जनरल रह चुके फैज हामिद, और 2019 से 2021 तक आईएसआई के डायरेक्टर जनरल का पद संभाला है। पेशावर के कॉर्प्स कमांडर का पद भी संभाल चुके हैं। जब आईएसआई प्रमुख थे तब वो बेहद शक्तिशाली माने जाते थे। दरअसल मुनीर को हटाकर फैज को आईएसआई चीफ बनाया गया था, और इस वजह से मुनीर और फैज हामिद के बीच 36 का आंकड़ा है। जब मुनीर ताकतवर हुए तो फैज की पुरानी फाइल खुलनी शुरू हो गई, जैसे इमरान की खुली और जेल पहुंच गए। अगस्त 2024 से कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही थी, और इसके बाद 14 साल की सजा का ऐलान हो गया। फैज पर यह सजा 11 दिसंबर से ही लागू हो गई। राजनीति में दखल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन का आरोप है, पद के दुरुपयोग करने और सेना के अनुशासन को तोड़ने का भी आरोप है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद ये काबुल में दिखे थे। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, इसको लेकर पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक हंगामा हुआ था। सवाल उठे थे क्या पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की। फैज के खिलाफ कई और मामले भी चल रहे हैं। मुनीर शाहबाज के रुख को देखते हुए फैज को अभी और सजा हो सकती है। अमित पिछले साल से ही पुलिस हिरासत में, टॉप सिटी प्रोजेक्ट घोटाले में फैज हामिद को हिरासत में लिया गया था। देखिए ये डील क्या है, मैं आपको बताऊं। भारत पाक जंग के बाद मुनीर ने अमेरिका के चक्कर लगाए थे। आपको याद होगा ट्रंप से 2 बार जाकर व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। इस दौरान पाक ने बलूचिस्तान का खजाना अमेरिका को सौंप दिया। बलूचिस्तान में सोने चांदी जैसे अन्य खनिज तत्व हैं मौजूद, लेकिन पाकिस्तान खुद इसका पता नहीं लगा सका। अब अमेरिका की मदद से रेकोडीक प्रोजेक्ट का विकास होगा। पाकिस्तान में जो दुर्लभ खनिज हैं, इनकी तलाश की जाएगी। ये जो खनिज है, अमेरिकी बैंक इसके लिए 1.25 अरब डॉलर का निवेश करेगा, और इसके बदले में इस डील के बाद अमेरिका पाकिस्तान पर मेहरबान है। अमेरिका पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी देगा। पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट बेड़े को अमेरिका अपग्रेड करेगा। पाकिस्तान के पास पहले से F-16 है, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। इससे पाकिस्तान के पुराने F-16 भी 15 साल और उड़ सकेंगे। इससे F-16 की उम्र 2040 तक बढ़ जाएगी। अमेरिका ने कहा है पाक को F-16 प्रभावी और सुरक्षित रहेगा। पाक पायलट अमेरिकी एवॉक्स और लड़ाकू विमानों से जुड़ सकेंगे। इस डील के मुताबिक पाकिस्तान को डेटा लिंक सिस्टम का फायदा मिलेगा। यह अमेरिका और नाटो देशों का सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो लड़ाई के दौरान दोस्त दुश्मन की पहचान करने में सक्षम है। भारत पाक जंग की स्थिति में इससे पाक को फायदा हो सकता है। अमेरिका को इस डील के बदले में पाक से 5,800 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो डील ऐसे ही नहीं हो रही है, पाकिस्तान कुछ दे रहा है तो अमेरिका हाथ आगे बढ़ा रहा है। मुनीर अब जो कुछ भी कर रहा है उसके जहन में हिंदुस्तान है। भारत इस लिहाज से भी है कि मुनीर अब भारत के खिलाफ भी जहर उगल रहा है। मुनीर भारत के खिलाफ भी साजिश रच रहा है, इसलिए अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और भारत पर लगातार हमले भी कर रहा है। आपको बताऊं, असीम मुनीर अब भारत को कैसे टारगेट कर रहा है और क्या कह रहा है। सीडीएफ बनते ही मुनीर ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। उल्टा भारत पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस में मुनीर ने संबोधित किया। आतंकियों को पालने वाले मुनीर की अजीबोगरीब दलील है। आतंकवाद पाकिस्तान का तरीका नहीं, वो कह रहा है ये भारत का तरीका है। पाकिस्तान अपने दुश्मनों का सामना खुलेआम करता है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की करारी मात हुई। मुनीर ने इस दौरान जिहाद का भी जिक्र किया। मुनीर ने कहा सिर्फ सरकार को जिहाद घोषित करने का अधिकार है। पाक के बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में विरोध के बीच यह बयान आया है। मुनीर ने जिहाद वाले बयान से टीटीपी पर भी निशाना साधा।
टीटीपी पाक सरकार पर इस्लाम के रास्ते पर न चलने के आरोप लगाए। सीडीएफ बनने के बाद मुनीर की ताकत बेहद बढ़ गई है। अगले 5 साल के लिए पाक के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुनीर बने हैं। सोचिए जरा, पाक में सेना प्रमुख की तनख्वाह वैसे सिर्फ 2.5 लाख है। मुनीर की संपत्ति 7 करोड़ से ज्यादा है। मुनीर की कमाई आर्मी के अलग अलग बिजनेस से आती है। मुनीर पाकिस्तान में भले ही मुनीर की संपत्ति 7 करोड़ है, लेकिन दावा है कि विदेशों में मुनीर के पास अरबों की संपत्ति, अरबों डॉलर की संपत्ति है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। भारतीय एयर चीफ मार्शल क्या कह रहे हैं। भारत को भी पता है और नजर भी है कि मुनीर जैसा शख्स ताकतवर हो गया है, सीडीएफ बन गया है और साजिश और तैयारी भी कर रहा है, तो भारत भी तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी पूरी तरह तैयारी है। अगर कोई राष्ट्र किसी तरह का दुस्साहस करता है तो हम उसे करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तानी सेना के अय्याश और तानाशाह जो सेना प्रमुख रहे हैं, उनकी हकीकत और उनका बायोडेटा और प्रोफाइल आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब एक जैसे ही हैं। सबसे पहले देखिए, शुरू करते हैं याया खान से। ये याया खान बैठे, पाकिस्तान के अय्याश जनरल में याया खान की गिनती होती है। विलासितापूर्ण जीवन शैली, पार्टियां, महिलाओं से संबंध के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं के वक्त 1971 के जंग में पाकिस्तान की करारी हार हुई। 1969 से 71 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख भी रह लिए। अयूब खान का तख्ता पलटकर इन्होंने सत्ता संभाली थी। अगला नाम अयूब खान का है। अपनी अय्याशी के किस्से के लिए यह भी जाने जाते हैं। पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल और पहले सैन्य शासक थे। अयूब खान ने 1958 में तख्ता पलट कर दिया। इनके शासनकाल में अय्याशी और बिगड़ायल सेना के किस्से खूब मशहूर थे। 1958 से 69 में पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। सोचिए, राष्ट्रपति भी बन गए। तख्ता पलटकर राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को कुर्सी से हटा दिया था। देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा इन्होंने दिया। सिर्फ ये अकेले नहीं है। अगला नाम देखिए जरा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने पीएम रहते जियाउल हक सेना प्रमुख बना दिया इन्हें। तब भुट्टो ने कई सीनियर अफसर को छोड़ जियाउल हक को मौका दिया। जिया के सेना प्रमुख बनने के 1 साल के भीतर ही भुट्टो का भी पीएम पद चला गया। इसके बाद भुट्टो पर हत्या का मुकदमा चला। 1979 में भुट्टो फांसी पर चढ़ा दिए गए। बाद में पाकिस्तान की कोर्ट ने फांसी को गलत माना और जियाउल हक को पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह माना जाता है। 1978-88 तक ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रह लिए। विमान दुर्घटना में जियाउल हक की मौत हो गई। तो एक दो नहीं, सारी फहरिस्त में ऐसा ही मिलेंगे आपको। अब देखिए, अगला नाम है मुशर्रफ का। इनके बारे में सभी जानते हैं। ये जहांगीर को हटाकर नवाज ने मुशर्रफ को सेना प्रमुख बनाया। बाद में मुशर्रफ ने ही रंग बदला तो नवाज से ठन गई। मुशर्रफ के विमान को उतरने की अनुमति नवाज ने नहीं दी। मुशर्रफ ने अनुमति नहीं दी कि नवाज शरीफ का विमान उतरे। 1999 में मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया। मुशर्रफ को अब तक का सबसे क्रूर आर्मी चीफ माना जाता है। 1999 में नवाज शरीफ को बिना बताए करगिल जंग की शुरुआत की और करीब 3 महीने तक हुई इस जंग में पाक को हार का सामना करना पड़ा। अपने खिलाफ कार्रवाई से पहले ही तख्ता पलट कर दिया और मुशर्रफ ने मुंबई आतंकी हमलों में भी मदद की थी। तो ऐसे ऐसे आर्मी चीफ तख्ता पलट भी करते हैं, खुद राष्ट्रपति भी बनते हैं, कमाई भी करते हैं और तानाशाह भी बनते हैं। ये पाकिस्तान की सेना का इतिहास है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, द लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा। जो कुछ हुआ, गोवा के नाइट क्लब में आग लगी। आग लगने के बाद 25 बेगुनाहों की जान गई और उसके बाद से कैसे फरार हो गए मालिक, लेकिन कितनी दूर भागते एजेंसी से गिरफ्तार हो गए, हिरासत में ले लिए गए। देख रहे हैं, लूथरा ब्रदर्स धर लिए गए। ये सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड के फुकेट में पकड़ा गया है। उनका पासपोर्ट आप देख रहे हैं। दोनों भाई को वहां पकड़ा जा चुका है, अब शिकंजे में है। कभी भी किसी भी वक्त उन्हें लाया जा सकता है। ये देख रहे हैं वो होटल का कमरा जहां इन्हें पकड़ा गया है, गिरफ्तारी हुई है। अगली तस्वीर इनकी दिखाऊं, ये वो होटल है। फुकेट के इसी होटल में दोनों भाई ठहरे हुए थे। पुलिस को जानकारी मिली, यहां पहुंची और दोनों भाई को उठा लिया है। और अब दोनों भाई की एक और नई तस्वीर आ गई है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है वो तस्वीर। दोनों भाई आगे बैठे हुए, पीछे आप देख रहे हैं फुकेट पुलिस। दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया है और अभी दोनों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। देखिए जरा, डिटेंशन सेंटर ये है, जैसे भारत में बन रहे हैं घुसपैठियों के लिए, वहां भी है। क्योंकि इनका पासपोर्ट कैंसिल किया जा चुका है, तो ये समझ लीजिए घुसपैठिया ही है। इनकी गिरफ्तारी हुई और अब इन्हें फिलहाल यहां रखा गया है।
अब आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। इस के जो पार्टनर थे नाइट क्लब के विजय गुप्ता, अजय गुप्ता, उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। अब देखिए जरा लूथरा ब्रदर्स कैसे पकड़े गए थाईलैंड में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया। दोनों भाइयों की तस्वीरें सामने आई। इनके हाथों में हथकड़ी लगी है। तस्वीरों में दोनों भाई अपने हाथों में अपने पासपोर्ट पकड़े दिखाई दे रहे हैं। थाईलैंड की एजेंसियों ने दोनों भाइयों को फुकेट के डिटेंशन सेंटर में रखा है। सूत्र यह बता रहे हैं कि दोनों को भारत लाने में 3-4 दिन का वक्त लग सकता है। बुधवार को केंद्र सरकार ने दोनों भाइयों का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया और इस कदम के कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड की एजेंसियों ने इन्हें पकड़ लिया। इस बीच लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से झटका लगा। अदालत ने दोनों भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों भाई उस क्लब के मालिक हैं जिसमें 6 दिसंबर की रात आग लगी। अग्निकांड के कुछ घंटों बाद दोनों ने थाईलैंड की फ्लाइट पकड़ ली। उधर लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को गोवा कोर्ट में पेश किया गया है। अदालत ने अजय गुप्ता को 1 हफ्ते की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। उन दोनों को हमें अरेस्ट करना था क्योंकि दे आर द क्लब के ओनर्स हैं, इसलिए यानी जहाँ पे उन्होंने एंटीसेप्टरी बेल लगाई है, हमारे सीनियर काउंसिल्स उस केस गोवा सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको हमारी केस हम उसको डिटेन करने में हम कामयाब होंगे। कि मोदी सरकार को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए घोषित अपराधियों को, भगोड़ों को भगाने में। लूथरा बंधुओं के साथ भी हो, लेकिन संसद के अंदर, संसद के बाहर इतना जबरदस्त दबाव पड़ा कि उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। इतने रूट से उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए। मैं तो यही बोलूंगी क्योंकि 25 जानों की कीमत सिर्फ उनको मतलब कुछ ही सालों की सजा नहीं होनी चाहिए। आग लगी जैसे ही उनको घटना की पता चली, 2 घंटे बाद ही वो थाईलैंड भाग गए। 2 घंटे बाद वो बाहर निकल गए और वहाँ पे लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाहर भाग गए इंडिया से बाहर। और उनको इतनी इजीली उनको टिकट भी मिल गई। उनको सपोर्ट है ना सबका सर, तभी तो इतनी आसानी से भागे हैं वो। ना तो वहाँ पे कोई इमरजेंसी एग्जिट डोर था, ना तो कोई वहाँ पर फायर अलार्म था, ना तो वहाँ पे कोई आग बुझाने का कोई भी वहाँ पे। तो विक्टिम की फैमिली को भी आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। जो लोग ये कहते हैं कि सादा जीवन और उच्च विचार हों, उनकी शाही शादी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सादा जीवन और शाही शादी, 2 कथावाचक इंद्रेश और निधि दोनों कथा करते हैं और भक्तों से कहते हैं साधारण तरीके से ही शादी करिए। लेकिन उनकी शादी की तस्वीरें इस वक्त चर्चा में भी हैं और सुर्खियों में भी हैं। पहली तस्वीर देखिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब ने अपने सुपुत्र की शादी जो की वो सामूहिक मंडप में की। जहां पहले दर्जनों और शादियां हो रही थी, वहीं बेटे ने 7 फेरे लिए। लेकिन इसके उलट दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये इंद्रेश उपाध्याय, कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी, जिसमें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पहुंचे थे। तो ये भी बड़ी शादी हुई। अगली तस्वीर देखिए, एक और कथावाचक निधि सारस्वत की शादी हुई। ये भी भव्य तरीके से हुई। अब देखिए जरा एक और तस्वीर दिखाऊं। बाबा बागेश्वर भी पहुंचे थे इंद्रेश की शादी में। हमारे यहाँ उसको बनना। अगली तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तस्वीर में दिखाऊं, ये कथावाचक निधि की शादी का पंडाल है जहां मेहमान आकर बैठे थे। निधि की शादी की तस्वीर दिखाइए जरा और देखिए ये तैयारियां। जो कथावाचक सादगी से जिंदगी जीने का गुरु मंत्र देते थे, आज लोग उन गुरुओं की शाही शादी देख हैरान हैं। रोटी, कपड़ा और मकान से गुजारा करने का संकेत देने वाले कथावाचक आज अपनी शादी में करोड़ों खर्च कर रहे हैं। पहले जयपुर में धूमधाम से इंद्रेश उपाध्याय की बारात निकली, फिर गाजियाबाद में कथावाचक निधि सारस्वत की शादी हुई।
इन तस्वीरों को देख लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर भी इन शाही शादियों की खूब चर्चा हो रही है। अब देखिए, शादी पर सबसे ज्यादा बात सोशल मीडिया पर हो रही। कथावाचक निधि सारस्वत की शादी बीजेपी नेता चिराग से हुई है। चिराग के पिता रामवीर उपाध्याय यूपी के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। दावा है कि शाही शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। गाजियाबाद के फार्म हाउस में शादी हुई, जहां खास मेहमान पहुंचे। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने 4 दिनों पहले जयपुर में शादी की। उनकी तस्वीर दिखाऊं। इस शाही शादी का आयोजन जयपुर के ताज होटल में हुआ। यहां शादी की एक दिन की बुकिंग 1 लाख रुपए से ऊपर होती है और 200 से 300 मेहमानों के साथ करोड़ों तक का खर्चा आता है। इंद्रेश उपाध्याय ने सगाई समेत सारी रस्में जयपुर में ही की थी। शादी इतनी शाही थी कि 101 पंडितों ने मिलकर रस्में पूरी की। विवाह में अनिरुद्धाचार्य समेत कई संत और कथावाचक पहुंचे। ऐसे में सभी लोगों के लिए विशेष वीवीआईपी इंतजाम भी किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी में भी करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। सोशल मीडिया पर कथावाचक की शादी को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। लोग कह रहे हैं कि कथावाचक सभी को सादा जीवन का मंत्र देते हैं, लेकिन खुद की शाही शादी अंदाज में आयोजित की गई। अब आइए आपको कथावाचक की संपत्ति बताता हूं। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के पास करोड़ों की संपत्ति है। हालांकि इनकी संपत्ति का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। इंद्रेश उपाध्याय की कमाई का मुख्य जरिया कथा आयोजन है। आम कार्यक्रम के लिए वो 11 से 51 हजार रुपए लेते हैं। विशेष आयोजन होता है तो 1.5 लाख रुपए तक का चार्ज करते हैं। लेकिन इसके अलावा यूट्यूब से भी वो लाखों रुपए कमाते हैं। उनके यूट्यूब पर 15 लाख, इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स हैं। दूसरी तरफ कथावाचक निधि सारस्वत भी इंटरनेट पर लाखों कमाती हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उनके 10 लाख फॉलोअर्स हैं। एक बार गीता पाठ करने के 5 से 7 लाख रुपए तक लेती हैं। अलीगढ़ की रहने वाली निधि के पास भी करोड़ों की संपत्ति है। निधि अपनी बहन नेहा सारस्वत के साथ भजन भी गाती हैं। दोनों को स्पॉन्सर के जरिए लाखों रुपए की आमदनी होती है। निधि और इंद्रेश उपाध्याय विदेशों में भी कथावाचन करते हैं और देश के मुकाबले विदेशों में कथावाचकों की फीस ज्यादा होती है। अब निधि और इंद्रेश की शादी हो गई, दोनों ही कथावाचक। अब एक और कथावाचक बने हैं जो उस कतार में है। कुमार विश्वास से सुनियो, बता रहे हैं अगला नंबर किसका है। इनका ही नंबर है अब और हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। इनका ही नंबर है अब और हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। गोविंद जी की भूमि और ब्रज का लाला है। इंद्रेश हम सबके प्राण हैं। इंद्रेश इतने मनहर हैं, इतने सुरीले, इतने अच्छे हैं कि सभी यहाँ उपस्थित हुए, इसीलिए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए जरूरी खबर, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, आने वाले वक्त में ठंड का टॉर्चर और बढ़ सकता है। फिर देखिए जरा हिमाचल की तस्वीर पहली मैं आपको दिखा रहा हूं। बर्फबारी की तस्वीर, रोहतांग की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये आप अनंतनाग की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पानी जम गया है पूरी तरह से। पटना में देखिए जो जू है, चिड़ियाघर है, वहां जानवरों के लिए खास ऑयल हीटर लगाए गए। और अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। लखनऊ की सुबह इस धुंध के साथ हुई। आइए अब आपको बताऊं आपके राज्य में मौसम कैसा रहने वाला है अगले आने वाले कुछ दिनों में। सबसे पहले यूपी में कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री है। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। लखनऊ समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड है, बर्फीली हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंदौर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में 20 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। फतेहपुर सबसे ज्यादा ठंडा तापमान, यहां 3.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर तापमान करीब 2 डिग्री तक गया है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सुबह और शाम तेज सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। पंजाब हरियाणा कई जगहों पर तापमान औसत से नीचे है। पंजाब के आदमपुर में पारा 2.8 डिग्री पर पहुंच गया है। हरियाणा का नारनौल में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री है। ये स्थिति अब सुनिए जरा, लोग क्या कह रहे हैं जो ठंड से ठिठुर रहे हैं।
तो बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़ चुकी है यहाँ। जैसे हम कल आए थे ना सुबह, कल इतनी नहीं थी, आज बहुत ज्यादा है। आज तो बर्फबारी भी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है ना कि मतलब कि अपनी सेफ्टी के साथ आए, जैसे ग्लव्स वगैरह, जैकेट वगैरह। आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, जैसे बिल्कुल प्रॉपर ठंड पड़ रही है यहाँ पे। एक हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ऐसे जगड़ के बैठ जाओ। ठंडी बहुत है, माइनस है, -3-4 हो गया। अगर ऐसा ही होगा तो माइनस ऊपर भी होता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अब उनके लिए खबर जो चाहते हैं अमेरिका में बसना। वेनेजुएला पर अमेरिका का एक्शन। उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये न्यूयॉर्क की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से जो लोग चाहते हैं वहां जाकर बस जाना, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि आखिर कैसे अमेरिका में नागरिकता ली जा सकती है। ट्रंप ने कौन सा गोल्ड कार्ड सामने रखा है। अमेरिका में ट्रंप गोल्ड कार्ड के लिए आज से आवेदन शुरू हो गया। कार्ड की कीमत $1 मिलियन यानी करीब 8.8 करोड़ रुपए। हालांकि कंपनियों को कार्ड के लिए दोगुनी रकम अदा करनी होगी। गोल्ड कार्ड होल्डर को सारी सुविधाएं अमेरिकी नागरिकों वाली मिलेगी। इसे मल्टीनेशनल कंपनियों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। ट्रंप के मुताबिक विदेशी पैसे देकर अमेरिका में रहते हुए काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि इस रकम का इस्तेमाल टैक्स घटाने में किया जाएगा। ट्रंप ने इसी साल फरवरी में गोल्ड कार्ड वीजा का ऐलान किया था। तब उन्होंने गोल्ड कार्ड की कीमत करीब 42 करोड़ रुपए रखी थी। सितंबर में इसकी कीमत घटाई है और $1 मिलियन किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक यह अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का हिस्सा है और इससे टॉप टैलेंट रुकेंगे और कंपनियों को अमेरिका लाने में मदद मिलेगी। प्लैटिनम कार्ड भी जल्द शुरू होगा, जिसकी फीस करीब 42 करोड़ रुपए है। आइए अब आपको बताऊं, देखिए जरा कौन कौन से कार्ड हैं अमेरिका में नागरिकता के लिए, किस तरह से लोग नागरिकता ले सकते हैं। गोल्ड कार्ड है, इसकी कीमत है 8 करोड़ 80 लाख। और जिसने गोल्ड कार्ड ले लिया वो गोल्ड कार्ड के साथ साथ फायदा यह है कि जब तक चाहें वो रह सकते हैं। नागरिकता पाने में भी ये मददगार होगा। अगला है कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड, ये 17 करोड़ 60 लाख का है। फायदा यह है कि कंपनी किसी दूसरे कर्मचारी को भी ट्रांसफर कर सकती है, यानी अगर आपको बुलाया 17 करोड़ से ज्यादा देकर उसे आपको भेजकर दूसरे को बुला सकती है इस कार्ड के साथ। कीमत प्लैटिनम कार्ड की 41 करोड़ 50 लाख है। इसका फायदा ये बिना टैक्स 270 दिन अमेरिका में रह सकते हैं। फायदा ट्रैवल वीजा की भी इसके लिए जरूरत नहीं है। यह है प्लैटिनम कार्ड। अब आपको बताऊं, दुनिया के बहुत से देश हैं जहां की नागरिकता ली जा सकती है पैसा देकर। कौन कौन से देश हैं वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले देखिए जरा, यह है डोमिनिका। 76 लाख रुपए में किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं है, 76 लाख में नागरिकता मिल जाती है। सेंट लूसिया, यहां भी 76 लाख में 4 से 5 महीने का प्रोसेसिंग टाइम लगता है इसमें। और यह ग्रेनेडा 95 लाख रुपए में नागरिकता मिलती है। अमेरिका में रहने और काम की इजाजत भी मिलेगी यहां। अगला है एंटीगुआ और बारबुडा, यहां 76 लाख रुपए में नागरिकता है, निवेश करना होगा पैसा। अगला मुल्क है देखिए टर्की, 1 करोड़ की अचल संपत्ति होनी चाहिए यहां की नागरिकता के लिए। उत्तर मैसिडोनिया, 92 लाख का निवेश करना होगा यहां की अगर नागरिकता चाहिए। मालदोवा, 92 लाख का निवेश करना होगा। 120 से ज्यादा देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं यहां के बाद। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो कंट्रीज हैं जहां बिना मतलब आपको रहे, पैसा दीजिए या निवेश करिए और नागरिकता हासिल करिए। आइए बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास, आज आपको बताऊं। आज खास है, ठोकरें इंसान को गिरा सकती हैं, लेकिन जिसने ठान लिया वो हर मुश्किल, हर चुनौती को पार कर सकता है। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल रहे हैं। पेशावर में जन्मे दिलीप कुमार साहब का असली नाम यूसुफ खान है। यूसुफ यानी दिलीप कुमार जिंदगी भर संघर्ष और चुनौतियों से जूझते रहे। पिता से अनबन हुई तो 18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। पिता मुंबई में फल व्यापारी थे और बेटा पुणे में आर्मी कैंटीन में सिर्फ सैंडविच बेचता था और फल बेचकर गुजारा करता था। दिलीप साहब इसे भी इतनी शिद्दत से करते थे कि ऊपर से वो अंग्रेजी भी जानते थे अच्छे से, ये उनके लिए फायदा था। तो जल्दी हुआ क्या कि सैंडविच बेचते कैंटीन के मैनेजर बन गए। बाद में उन्हें मजा नहीं आया तो 2 साल में वापस पिता के पास मुंबई आ गए। फल और तकिए का व्यापार शुरू किया तो उसमें नाकाम रहे। एक साइकोलॉजिस्ट के साथ फिल्म मेकर के पास गए तो अचानक तकदीर बदली और फिल्मों में काम करने लगे।
कई फिल्में नहीं चली लेकिन हार नहीं मानी। एक्टिंग और डायलॉग से जल्द ही वो स्टार बन गए, फिर दर्द भरी भूमिकाओं में ऐसे डूबे कि ट्रेजेडी किंग बन गए। लेकिन असल जिंदगी में भी डिप्रेशन में चले गए वो। मनोचिकित्सक की मदद तक लेनी पड़ी। मधुबाला के साथ प्यार में भी दिलीप साहब को नाकामी मिली, लेकिन हर बार नाकामी पर टूटने की बजाय दिलीप साहब और मजबूत होते गए। उनकी गिनती भारत के सबसे कामयाब और सम्मानित एक्टर में होती है। पाकिस्तान तक ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया और दिलीप कुमार ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया, मैं कभी हारा नहीं, या तो मैं जीता हूं या फिर सीखा हूं। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनी जिंदगी में अपनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रूक रैंक छोटे से ब्रेक।